नमस्ते। सत्र 5 में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज के सत्र में हम समझेंगे हमारी सुदृढ़ता क्या है और हम उनकी खोज कैसे करें, अर्थात डिस्कवरिंग योर स्ट्रेंथ्स। जब हमने स्वयं का सत्र लिया उस वक्त हमने देखा कि हर इंसान में कुछ गुण विशेष होते हैं, कुछ खूबियाँ होती है और कुछ खामियां होती हैं, कुछ वीकनेसेस होते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसमें सिर्फ खूबियां हैं और कोई भी एक इंसान नहीं जिसमें सिर्फ खामियां हैं। अगर हर एक इंसान एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, तो सफलता की ओर का उसका सफ़र, उसमें ये सारी चीज़ें क्या महत्व रखती है और उसकी तरफ का हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, ये हम जानेंगे आज के सेशन में। सत्र की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। ये कहानी हम सब ने बचपन में शायद सुनी होगी। कहानी है एकलव्य के बारे में। हम जानते हैं अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य भी उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन उस वक्त का माहौल, जो स्थिति थी, कल्चर था, एकलव्य जो कुल को बिलोंग करते थे उनको द्रोणाचार्य के शिष्य बनने का अवसर नहीं मिला। अब देखिए, ये एकलव्य में होने वाली कमी कतई नहीं थी। उनका जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ बिलोंग करते थे, ये उनके हाथ में नहीं था। लेकिन एकलव्य अगर उसी पे फोकस करते कि मैं अगर राजकुल में मेरा जन्म होता तो आज भी द्रोणाचार्य मेरे गुरु होते, तो शायद वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते या धनुर्विद्या में इतनी एक्सपर्टीज नहीं ला पाते जितनी उन्होंने लाई। तो ये कहानी में एकलव्य ने क्या किया? तो एकलव्य ने सारा फोकस दिया अपने खूबियों पर, उनमें जो अच्छी चीज़ें थी उन पर। धनुर्विद्या आसान विद्या नहीं थी। उसे चाहिए था बहुत तगड़ा फोकस, उसे चाहिए था बहुत हार्डवर्क, पेशेंस और बिना गुरु के बहुत कंसिस्टेंटली हर दिन की प्रैक्टिस। हम देखते हैं अगर हमारे साथ टीचर या पेरेंट्स नहीं हो तो हम खुद से कितनी पढ़ाई करेंगे, कितने घंटे बैठेंगे। हर एक को काफ़ी बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है अपने अपने मार्ग पर आगे जाने की। एकलव्य के पास ये बाहरी मोटिवेशन शायद नहीं था, पर इंटरनल मोटिवेशन था और साथ साथ उन्होंने फोकस किया अपनी खूबियों पर, अपनी सुदृढ़ताओं पर। और हमने देखा कि जहाँ हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे जीवन में बड़ा स्थान लेती है। अक्सर कहा जाता है जो मनुष्य अपने दुखों पर फोकस करता है वो ज़्यादा दुखी रहता है, और जो इंसान अपनी खुशियों पर फोकस करता है उसे दुनिया भी खुश मिजाज और अच्छी ही दिखती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम में क्या खूबियाँ हैं, हम में क्या सुदृढ़ताएँ हैं, ये हम समझ लें और सिर्फ समझ के वहीं पे ना रुके, लेकिन उनका स्थान, उनका महत्व हमारे जीवन में हम बढ़ाएं और सफलता की ओर आगे बढ़ें। आगे चलते हुए हम दो मुद्दों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर्सनालिटी और आइडेंटिटी, अर्थात हमारा व्यक्तित्व और हमारी वैयक्तिकता। क्या फ़र्क है इन दो चीज़ों के बारे में? हम क्या समझते हैं जब हम कहते हैं कि किसी एक बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है और उसकी आइडेंटिटी ये है? आसान शब्दों में समझ लेते हैं। सृजन मिस्टर एंड मिसेस खन्ना का बेटा है। वो 24 साल का है। उसने एमए तक की पढ़ाई की है। ये जो मैं आपको सृजन के बारे में बता रही हूँ, क्या ये उसकी पर्सनालिटी है या उसकी आइडेंटिटी है? जी, ये उसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि हम इन पैरामीटर से सृजन क्या है उसकी एक इमेज, उसकी एक छवि बनाते हैं।
इसमें आ सकता है हमारा नाम, हम कौन से शहर से हैं, हमारा एजुकेशन क्या है, हमारा कद क्या है, हमारे बॉडी फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब हमारी आइडेंटिटी में आता है। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगी कि सृजन एक बहुत अच्छा कलाकार है जो बहुत ही खुशमिजाज है, मिलनसार है और हर एक को अपना दोस्त बना लेता है। अब मैंने आपको क्या कहा? अब मैंने आपको बताया कि सृजन की गुण विशेषताएं क्या है जो उसके व्यक्तित्व का भाग है। लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो शुरुआत मैंने की ये कहकर कि सृजन एक कलाकार है। समझ में आ रहा है फर्क? तो सृजन एक कलाकार है, ये फिर से उसकी आइडेंटिटी का भाग बन गया। लेकिन सृजन का बर्ताव कैसे है, समाज में वो कैसे जीता है, उसके अंदरूनी गुण क्या है जो दिखते ना हो लेकिन उसके विचार, भावना और वर्तन में हमें पता चलते हो, वो सृजन की पर्सनालिटी है। हम सब की एक आइडेंटिटी होती है और हम सब की कुछ पर्सनालिटी होती है। इन चीज़ों का महत्व क्या है? आइडेंटिटी की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम लेकर आते हैं। हमारा जन्म किस देश में हुआ, किस खानदान में हुआ, हमारे माता पिता कौन है, उनका नाम क्या है, घर की परिस्थिति कैसी है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे आइडेंटिटी की हैं जो आगे जो स्लाइड आप देख रहे हैं उस स्लाइड पर दो व्यक्ति हैं जो दोनों ही हमारे शायद बहुत चहीते व्यक्ति हैं अगर हमें क्रिकेट पसंद है। एक है MS धोनी और दूसरे हैं विराट कोहली। इंडियन क्रिकेट टीम के दोनों ही कैप्टन रह चुके हैं। उनकी आइडेंटिटी हमें क्या बताती है? MS धोनी का नाम ही MS धोनी है, वहाँ से उनकी आइडेंटिटी की शुरुआत है। उनका कद कितना है, वो किस शहर से आए हैं, ये सब बातें जो हमें पता है वो उनकी आइडेंटिटी है। वैसे ही विराट कोहली की और आइडेंटिटी का भाग ये होता है कि जो उन्होंने मैचेस खेले हैं वो अक्सर हम उनके आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेते हैं। आगे देखते हैं पर्सनालिटी विशेष। जैसे कि आपने सुना होगा MS धोनी के साथ जो विशेषण लोग काफ़ी बार प्रयोग में लाते हैं वो है कैप्टन कूल, और विराट कोहली के साथ जो विशेषण एसोसिएटेड है वो है एंग्री यंग मैन। अब ये उनकी आइडेंटिटी है या पर्सनालिटी? जी, ये उनके व्यक्तित्व से आया है। और पर्सनालिटी हम उसे कहते हैं जो चीज़ें काफ़ी सिचुएशन में वो व्यक्ति दोहराता है या उसका अनुभव हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है। अगर आपने इन दोनों का गेम देखा हो तो ये बात ध्यान में आई हो कि MS धोनी जो है वो काफ़ी सारे सिचुएशंस में, चाहे वो सिचुएशन खुशी का हो चाहे डिफ़िकल्टी का हो, उनकी भावनाओं का नियमन वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं और भावनिक स्थिरता ये उनमें काफ़ी ज़्यादा समय देखी गई है अक्रॉस मैनी सिचुएशंस। मैच अच्छी चल रही हो फिर भी वो इमोशनली स्थिर रहेंगे, और मैच में कुछ गड़बड़ चल रही हो, मन के हिसाब से गेम नहीं जा रहा हो, फिर भी उनकी भावनिक स्थिरता को वो हमेशा मेंटेन कर पाते थे। इसीलिए शायद उनका नाम पड़ा कैप्टन कूल। इन कॉन्ट्रास्ट जब विराट कोहली ने अपना गेम शुरू किया तब काफ़ी ऑडियंस ने देखा कि गुस्सा भी ज़्यादा करते थे, अपनी खुशी का एक्सप्रेशन भी उनका काफ़ी लाउड होता था, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये रिजेंबल करते हैं एंग्री यंग मैन को। अभी ये बातें देख के
लोगों ने जब उनको एंग्री यंग मैन कहा, तब क्या ऐसा था कि विराट कोहली पूरा टाइम गुस्से वाले थे? नहीं, लेकिन अलग अलग घटनाओं में, सिचुएशंस में उनका जो रोज का बिहेवियर पैटर्न था, जो रिपीटेटिव पैटर्न था, उसके साथ ये विशेषण जुड़ गए। तो आइडेंटिटी हमें एक बात बताती है और पर्सनालिटी हमें दूसरी बात। आइडेंटिटी की कुछ चीज़ें इन दोनों में सेम है, लेकिन पर्सनालिटी काफ़ी भिन्न है, काफ़ी अलग अलग है। अगली स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, पर्सनालिटी की ही कुछ और डिटेल्स हैं। व्यक्तित्व की संज्ञा, इसमें दो भाग हैं। एक होती है सामान्य जन की संज्ञा और दूसरी है मनोवैज्ञानिक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम जन सामान्य की संज्ञा का प्रयोग करते हैं। फिर चाहे आप कलाकारों में ले लीजिए अमिताभ बच्चन या रॉबर्ट डाउनी जूनियर, हम कहते हैं क्या ग्रेट पर्सनालिटी है। तो जब हम कहते हैं कि इनकी पर्सनालिटी क्या खूब है या व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी, जनरली व्हाट डू वी मीन? हम बात करते हैं उनकी फिजिकल पर्सनालिटी की। हाइट वेट कैसी है, बिल्ट कैसी है, फिजिक कैसी है, उनका बोलने चलने का तरीका कैसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका संभाषण करने का स्टाइल कैसा है, उनकी हंसी कैसी है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं। जब ये बातें हम पर्सनालिटी से एसोसिएट करते हैं तो वो सब आते हैं जन सामान्य की संज्ञा की ओर। फिर मनोवैज्ञानिक संज्ञा हमें अलग क्या बताती है? इसमें ज़्यादातर अंदरूनी बातें आती हैं, जैसे कि बाहरी वर्तन के पीछे इन व्यक्तियों के विचार, इनके एहसास और इनके कार्यों का स्वरूप, इनमें जो गुण विशेषताएं हैं वो, और अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप। अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? जनरली हाउ दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन। हम सब जब एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो कुछ चीज़ें अपेक्षित होती हैं। हमें पता है कि कुछ लोगों का स्वभाव थोड़ा कमज़ोर होता है। ये हम किस बेसिस पे कहते हैं? अक्सर बात करते वक्त होता है ना कि घर में अगर कुछ बुरी घटना हुई तो हम कहते हैं ताऊ जी को एकदम से मत बताओ, वो एकदम बौखला जाएंगे। अब ये जब हम ताऊ जी के बारे में कह रहे हैं तो ये पर्सनालिटी का वो अंदरूनी हिस्सा है जो शायद हमें ताऊ जी के व्यवहार में इसके पहले कई बार दिखा हो जब सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो। सो ये जो अपेक्षानुरूप हमारा बिहेवियर होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक संज्ञा में जो आता है। इसके साथ हमारे विचार, हमारे कुछ तत्व, हमारे मूल्य जो हमारे वर्तनों को प्रेरित करते हैं वो सब आता है मनोवैज्ञानिक संज्ञा में। अब तक हमने जो बातें की उन पे एक नज़र डालने के लिए छोटा सा क्विज। आपके सामने 4 पंक्तियां हैं, वो ध्यान से पढ़िए। विधान क्या दर्शाता है? सुवर्णा एक डॉक्टर है, ये उसकी पर्सनालिटी है या आइडेंटिटी? निशांत हमेशा देर से पहुंचता है। सब बातों को हंसी मजाक में टाल देना प्रिया को बखूबी आता है। नेहा पुलिस कमिश्नर की बेटी है जिसका उसे बहुत गरूर है। पहले 3 तो काफी स्पष्ट है। अगर चौथे वाक्य को हम देखें तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी और पर्सनालिटी दोनों की बात हुई है। आप लोगों में शायद किसी ने अगर एक चीज़ मिस कर दी हो तो कोई बात नहीं, इसी के लिए हमने ये स्लाइड दोहराई है।
इस वाक्य में नेहा पुलिस कमिश्नर की बेटी है, ये उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन उसको इस बात का गरूर है, ये बात बताती है नेहा के व्यक्तित्व के बारे में। आई होप इन सब से आपको इन दोनों चीज़ों में अच्छी क्लैरिटी आ गई हो कि इंसान की आइडेंटिटी क्या होती है, क्या दर्शाती है, और उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व क्या होता है, और वो हमें उस इंसान के बारे में क्या बताता है। तो व्यक्तित्व व्यवहार का एक अपेक्षाकृत स्थायी पैटर्न है जो आपको दूसरे लोगों से अलग कहता है। व्यक्तित्व बनता है गुणों से। क्या व्यक्तित्व सिर्फ गुणों से बनता है? जी नहीं। व्यक्तित्व में जैसे गुण होते हैं वैसे दोष भी होते हैं। सो यहाँ गुण हमने इस अर्थ से लिया है कि कुछ विशेषताओं से जो हमारे लिए बहुत बहुत स्पेसिफिक होती हैं। इसमें कुछ होते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ हमारे वीकनेसेस होते हैं, कुछ सुदृढ़ताएं, कुछ कमजोरियां, और इन सबको मिला के जो मेरा पैटर्न होता है सिचुएशंस में लोगों के साथ बर्ताव करने का, उसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। इसी बात को थोड़ा रिवाइज करते हुए जो स्लाइड आपके आंखों के सामने है, मधु के स्वभाव के बारे में, मधु की पर्सनालिटी के बारे में हमें क्या पता चलता है कि शायद प्रेम, आस्था, कंपैशन, ये मधु के पर्सनालिटी के पैटर्न्स है। ये भावनाएं मधु में ज़्यादा है, इसी वजह से वो किसी की भी मदद करने जल्दी पहुंच जाती है। अगर रमन की बात देखी जाए तो उनमें शायद पेसिमिज्म ज़्यादा है, इसीलिए कोई भी मुसीबत या संकट में जब वो आपको देखते हैं तब होप, आशा की तरफ न जाते हुए वो जल्दी से निराश हो जाते हैं, पेसिमिज्म की तरफ चले जाते हैं। मेघा के स्वभाव गुण के बारे में ये दर्शाता है कि शायद वो बहुत मिलनसार है, लोगों से बातें करना उसे अंदरूनी तौर पे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसको दोस्त बनाना आसानी से हो जाता है। ये सब जानने के बाद अब हम चलते हैं थोड़ा खुद के अंदर झांकने के लिए। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए और जो प्रश्न मैं आपसे कहने वाली हूँ उसके जवाब अपने नोटबुक्स में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, आपके व्यक्तित्व की कुछ खासियत, गुण विशेषताएं लिखिए जो आपको सबसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती हो। अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, फिर चाहे मैं खवैया हूं, ये भी आपके पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है। मैं थोड़ा शाय हूं, अंतर्मुखी हूं, ये भी हो सकता है, या मेरी गुस्से वाला मिजाज है, ये भी हो सकता है। तो 2 मिनट सोचिए और 5 वो गुण विशेषताएं लिखिए, आपके स्वभाव की वो खासियत लिखिए जो आपको सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है। लिखने के बाद अगर आपका शेयर करना हो गया हो तो आगे की प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके व्यक्तित्व में जो ये 5 लक्षण या गुण या विशेषताएं आपने लिखी है, इनमें से कौन सी 2 विशेषताएं हैं जिस पर आपको नाज है, जिनका आपको अभिमान है? अगर वो चुन के हो गई हो तो आगे लिखिए कि इन बातों का आपको अभिमान क्यों है। कारण लिखकर हो गए हो तो मैं चाहती हूं कि वर्ग में आप ये सब आपस में डिस्कस करें कि अगर किसी बात का मुझे गर्व है, अभिमान है, तो वो क्यों है, विकास के कौन से सफर में मुझे इनका उपयोग हुआ है, और शायद ये आप उदाहरणों के साथ भी बता सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व की कुछ ऐसी खासियत जो आपने अपने आप में गए साल भर में नोटिस की हो, जो शायद आपके पर्सनालिटी का हिस्सा न हो, या होकर भी वो कहीं अंदर ही अंदर रहा हो, बट ये साल में
आपने नए सिरे से खुद को जाना और आपको समझा कि आपके व्यक्तित्व में ये एक खूबी भी है। लिखिए, लिखने के बाद आप में से कुछ लोग बाकी वर्ग के साथ ये शेयर कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, वर्ग में और भी विद्यार्थियों के ट्रेट्स या पर्सनालिटी पैटर्न्स, कुछ खासियत, ये सुनने के बाद शायद हम में से कुछ लोगों को लगा हो कि हाँ, ये व्यक्ति विशेष अगर मुझ में हो तो मुझे सफलता की ओर मेरा जो सफ़र है उसमें काफ़ी मदद होगी। तो अब आप 1 मिनट सोचिए और फिर लिखिए कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप अपनी पर्सनालिटी में देखना चाहेंगे। जैसे हमने देखा कि पर्सनालिटी इज़ फ्लेक्सिबल, इट कैन बी चेंज्ड। कुछ गुण विशेषों के साथ हमारा जन्म होता है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं कुछ चीज़ों में बदलाव लाना बहुत ही मुमकिन है। तो ये सोचिए और लिखिए कि कौन सी 3 विशेषताएं हैं जो आप खुद में देखना चाहेंगे। अगर वो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट है तो उन्हें लाने के हमारे प्रयास भी उतने ही फोकस्ड होंगे। 5वां प्रश्न लेते हैं। आपके वो रोल मॉडल जिनको आप सक्सेसफुल देखते हैं, आपकी परिभाषा की तरफ से सफल देखते हैं, उनके पर्सनालिटी के वो 3 गुण विशेषताएं जिनकी वजह से आज वो उस मुकाम पर है जो उन्हें सफल बनाती है। लिखने के बाद मैं चाहूँगी कि आप वर्ग में ये शेयरिंग करें कि आपके रोल मॉडल कौन, उनके कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपको भा गए हैं और जिनकी वजह से वो आज सफलता के उस मुकाम पर है। तो हमने देखा कि हमारे गुणों को समझना, हमारी विशेषताओं को समझना, हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझना क्यों ज़रूरी है। अगर हम उन्हें समझेंगे तो जानेंगे कि उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ही मददशील है, उसे हम और आगे बढ़ाएंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें सफलता के हमारे सफ़र में जाने में ऑब्स्टेकल्स ला रहे हैं। उन पर प्रयत्नपूर्वक काम करके हम उनको हमारी पर्सनालिटी से दूर ले जाएंगे। इतनी सारी बातें हमने देखी हमारे व्यक्तित्व के बारे में। शायद आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया हो कि ये सब व्यक्तित्व की विशेषताएं हम में है तो सही, लेकिन ये आती कहाँ से हैं। बड़ी ही दिलचस्प बात है और ये जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम जान ले तो हम इन पर बेहतर काम कर सकें। स्लाइड पे जैसे आप देख रहे हैं, मेन 2 चीज़ें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बनने में मदद करती है। एक है नेचर, जिसका अर्थ है प्रकृति, और दूसरा है नर्चर, मतलब हमारा पालन पोषण। नेचर का अर्थ इसमें किस एंगल से लिया गया है उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण। कुछ चीज़ें हम सब लोगों में आती है हमारी बायोलॉजी में से, अर्थात हमारे जेनेटिक्स से। जो हमें जेनेटिक्स से आता है उसी को यहाँ कहा गया है नेचर। कुछ लोगों को आदत होती है ना कहने की कि ये चीज़ मुझे अपने खानदान से मिली है। कितना सत्य है? हाँ, कुछ प्रमाण में ये सही है, क्योंकि कुछ हमारे व्यक्तित्व की चीज़ें हम लेकर आते हैं हमारे जन्म से। यहाँ तक तो ठीक है। गड़बड़ तब होती है when we start using it as an excuse, जब हम इसे कारण बना लेते हैं खुद में बदलाव न लाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं ना, गुस्सा मेरे खानदान में है, मेरे पापा देखिए शॉर्ट टेम्पर्ड है, दादाजी वो भी गुस्से वाले हैं, जाहिर सी बात है मुझे भी गुस्सा आएगा। इसमें छोटी सी प्रॉब्लम ऐसी है कि जब तक ये व्यक्ति अपने गुस्से का कारण अपने जीन्स को बता रही है, वो खुद थोड़ा भी प्रयत्न नहीं करेगी अपने गुस्से पर काबू लाने के लिए और अपना जो शॉर्ट टेम्पर्ड स्वभाव है उसको बदल कर स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए।
जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो, स्वीकार नहीं हो, तब तक चेंज नहीं होगा, और जब तक बदलाव नहीं आएगा, सफलता के हमारे सफ़र में कुछ चीज़ें हमें पीछे खींचती रहेंगी। तो ये बात ज़रूरी है जानना कि भले ही जीन्स से हेरिडिटरीली हम में कुछ स्वभाव गुण आए हों, आज वो गुण बदलना हमारे हाथ में है। हम देखते हैं कि जब बचपन में हमारे स्वभाव विशेष अलग होते हैं, जैसे हम एडोलेसेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें बदलती है, और जैसे हम एडल्टहुड में हमारा प्रवेश होता है, हम उसमें की और भी चीज़ें बदल सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि कुछ चीज़ें जो नेचर से भी आई हैं, आज वो बदलनी हमारे हाथ में है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है नर्चर, अर्थात हमारा पालन पोषण, हमारी परवरिश। बचपन में जब हमारे विचार बहुत पक्के नहीं होते हैं, रिजिड नहीं होते, तब हमारे स्वभाव को आजू बाजू में जो घटक होते हैं, हमारे माता पिता, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे टीचर्स, उनके व्यवहारों से हमारा स्वभाव ढलने लगता है, आकार लेने लगता है। बच्चे को सही गलत की खुद की परिभाषा जब क्लियर नहीं होती, स्पष्ट नहीं होती, तो वो ये चीज़ें दूसरों के व्यवहारों से अथवा दूसरों के बातों से उठा लेता है। हमारे जो कुछ गुण हैं या हमारे जो कुछ तत्व हैं जीवन के, शायद वो बचपन से लिए हैं हमने हमारे माँ बाप से। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमें उससे पहले से पता था, जिस वक्त से हमने ट्रैफिक के नियम फॉलो करना एक्चुअली शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया, और तब बड़े बता रहे हैं सही होगा, इसीलिए हमने ये बातें अपने व्यक्तित्व में ले ली। सो ये नर्चर भी बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है हमारे व्यक्तित्व के विकास में। कुछ लोग होते हैं कि जिनको बचपन में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों को एक्सपोजर मिलता है, उनके व्यक्तित्व विकास में उनको मदद होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म कुछ ऐसी परिस्थितियों में होता है जहाँ बाहर से आने वाले सिग्नल्स बहुत हेल्दी, बहुत स्वस्थ नहीं होते हैं। क्या होगा? उनकी पर्सनालिटी में कुछ खामियां आ तो जाएंगी, लेकिन क्या वो वैसी ही रहेंगी? नहीं। ये सबसे ज़रूरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात है। हमारे पर्सनालिटी के फॉर्मेशन में नेचर और नर्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो फाइनल नहीं। अब आप बोलेंगे कैसे? अगर मेरी पर्सनालिटी, मेरी व्यक्तित्व वहीं से बना है, तो अब मेरे हाथ में क्या है? आगे भी हम ये बात देखने वाले हैं कि हमारा व्यक्तित्व आज कैसा है, नेचर और नर्चर के अलावा ये इस पर निर्भर करता है कि आज उस सिचुएशन को, उस घटना को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करती हूँ। मैं आज कौन से विचार भावना चुनती हूँ जिससे मुझे खुद का विकास करना ज़्यादा इजी जाए। उदाहरण से बात करते हैं, मतलब हमें जल्दी पता चले। एक व्यक्ति है जिसको शराब पीने की आदत लग गई है। शुरुआत में वो आदत थी, बाद में वो आदत बढ़ती गई और रूप ले लिया एडिक्शन का। अब ये इंसान रोज़ बहुत शराब पीता था, पैसे उसमें बहुत बर्बाद कर देता था, घर आके घर वालों को गाली गलौज करना, कभी कभी चीज़ें फेंकना और हाथ उठाना, यहाँ तक बात बढ़ गई थी। घर में उनकी पत्नी और उनके 2 जुड़वा बेटे रहते थे। अभी ये जो जुड़वा बेटे थे वो अपने पिता का यही व्यवहार देखते देखते बड़े हुए। देखिए, इन दोनों लड़कों में नेचर अर्थात बायोलॉजी, जीन्स भी थी जो पिता से आई थी, और नर्चर भी था। रोज़ उठ के वो पिता का वही व्यवहार देख रहे थे और बड़े हो रहे थे।
हम जुड़वा बच्चों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें जीन्स भी सेम होती है, तो कुछ फ़र्क नहीं है। इन दोनों का नेचर भी सेम है, इन दोनों का नर्चर भी सेम है। जैसे जैसे ये दो लड़के बड़े होते हैं, उनमें से एक लड़का होता है जो अपने पिता के पद चिन्हों पे चलने लगता है। वो भी शराब पीने लगता है, उसका शराब पीना बढ़ जाता है। घर आने के बाद वही हंगामे, मारपीट, चिल्लाना, ये उसका रोज़ का पैटर्न बन जाता है। दूसरा लड़का थोड़ा अलग व्यवहार दर्शाता है। वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता है और उसने अपने लाइफ में डिसीजन ले लिया होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन में कभी भी शराब की ओर नहीं जाऊंगा, मैं उस चीज़ को कभी छूऊंगा भी नहीं। उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन इन दोनों का एक कॉमन दोस्त घर आता है और वो दोनों में हो रहे फ़र्क को देखता है। एक दोस्त से पूछता है कि भाई क्यों अपना जीवन शराब पीकर खराब कर रहा है। उस पर पहला व्यक्ति उसको बताता है, क्या करूं, बचपन से वही तो देखा है। ये दोस्त सोचने लगता है, हाँ बात तो सही है, वही देखा है, वही उठा लिया। लेकिन फिर ख्याल आता है कि दूसरा भाई अलग कैसा। फिर वो दूसरे भाई को जाके पूछता है कि दोस्त मेरे, ऐसा कैसा हुआ कि तूने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाई। उस पर दूसरा भाई जवाब देता है, क्या बताऊं दोस्त, बचपन से वही तो देखा है। देखिए, सिचुएशन वही है, लेकिन देखने का नज़रिया अलग अलग होने की वजह से दोनों भाई उन चीज़ों से भिन्न भिन्न व्यक्तिमत्व की तरफ जा रहे हैं। एक ने कहा, जो मुझे दिख रहा है, जो मैंने झेला है, वही मैं करूँगा। दूसरा कहता है, जो मैंने देखा है, उसके दुष्परिणाम मुझे पता है, मैं कतई उस रास्ते पर नहीं जाऊँगा। तो व्यक्तित्व के बनने में नेचर और नर्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, लेकिन उस पे हमें हार नहीं माननी है। अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूर वो लेकर आगे जानी है, लेकिन कुछ चीज़ें आज मेरे लिए अगर सही नहीं है तो मुझे रुकना है, उनके बारे में अवेयर होना है और खुद के प्रयास से उन्हें बदलना है। छोटी छोटी चीज़ों में हम ले सकते हैं ये कि जहाँ हम पूछे कि आज मेरे पर्सनालिटी में ये हिस्सा है, कोई बात नहीं, क्या मैं इसे बदलना चाहूँगी, और अगर हाँ तो क्या मैं उतने प्रयास इसमें डाल रही हूँ। अब हम देखेंगे पर्सनालिटी के 5 बिग ट्रेट्स। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये 5 तत्व हैं: ओपननेस, कॉन्सेंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। इन सब के मतलब जान लेते हैं। पहला है खुलापन अर्थात ओपननेस। नाम ही क्या दर्शाता है, मैं कितनी ओपन हूँ नई चीज़ें सीखने के लिए, नए विचारों के प्रति और नए अनुभवों के प्रति। मैं कितनी रेडी हूँ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, नए नए जोखिम उठाने के लिए। कितने हद तक मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए और नई चीज़ों की ओर अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार हूँ। बहुत महत्वपूर्ण ट्रेट है ये। क्यों? क्योंकि अगर हम में ओपननेस ना हो या कम पड़ जाए तो जो हमारी पर्सनालिटी के हिस्से हैं उन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारा विकास भी उतना संक्षिप्त रहेगा। लेकिन अगर हम में ओपननेस रहा तो रोज़ उठकर मैं नई चीज़ें सीखने के लिए अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपना सारा स्किल सेट ओपन रखूंगी और उतनी चीज़ें मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊंगी। जितना मुझ में ओपननेस है, उतने व्यक्तियों के अलग अलग व्यवहार से मैं अच्छी चीज़ें चुन पाऊंगी। जितनी अच्छी चीज़ें, जितनी सकारात्मक चीज़ें मैं चुन पाऊंगी, उतना ही मेरे लिए आसान होगा अपने व्यक्तित्व में
उन सब चीज़ों को ढालना। क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? अगर मैं अपने ही तरीकों में ढले सोचने लगी तो मैं नई चीज़ें नहीं बना पाऊंगी। हम इसे कॉमनली कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। मतलब क्या कि जो मेरे रोज़ के विचार है उनसे परे सोचने की मेरी क्षमता। कभी कभी क्षमता होती है लेकिन हमारी तैयारी नहीं होती है क्योंकि डर होता है। इतना अलग कैसे करूं? मुझसे होगा? लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे? कुछ लोग होते हैं जो इस डर से अपने आप में वो खुलापन नहीं ला पाते हैं, लेकिन जो ला पाते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सो एक बहुत ही ज़रूरी बात है ओपननेस। ओपननेस टू न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़। इन सब के लिए सिर्फ ओपन रह के काफ़ी नहीं है, वो ओपननेस रख के जो भी हमारे एक्सपोजर्स आए उनमें से हमने कुछ चीज़ें लेना और खुद के भीतर उनको बढ़ाना, ये सबसे ज़रूरी बात है। हमारा आगे का ट्रेट लेते हैं कॉन्सेंशियसनेस, अर्थात अंतर्विवेकशीलता। बड़ा सा शब्द है लेकिन इसका अर्थ क्या है? इट मीन्स द मॉरल्स एंड वैल्यूज दैट वी हैव कल्टिवेटेड विद इन आवरसेल्व्स। जिसे हम कहते हैं ना, मन का हमारा वो हिस्सा जो हमें सही और गलत के बीच में फर्क दर्शाता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं, जो गलत रास्ते जाते हैं। उनके बारे में हम सुनते हैं कि उनका कॉन्शियंस शायद कम पड़ गया, सही और गलत, योग्य और अयोग्य के बारे में वो सही रास्ता नहीं चुन पाए। तो आज हम सामान्य जन में ये कॉन्शियंस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा हमारा कॉन्शियंस हो, जितना जागरूक हमारा कॉन्शियंस हो, उतना ही हम गलत रास्तों पे गलत डिसीजंस लेने में या खुद का और औरों का नुकसान करने की टेंडेंसी से परे रहेंगे। आत्म अनुशासन कहाँ से आता है? ये भी हमारे कॉन्शियंस का हिस्सा है। ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने हैं, ये हम सब जानते हैं, ये रूल है, बचपन में हमें सिखाया गया है। हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन कब? या तो जब ट्रैफिक है या तो जब ट्रैफिक कांस्टेबल सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे हम बस नियम इसीलिए वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक के रूल्स तब भी फॉलो करते हैं, रेड सिग्नल पे तब भी रुकते हैं जब पूरी सड़कें खाली होती हो और कोई ट्रैफिक कांस्टेबल वहाँ पे उनको मॉनिटर करने के लिए मौजूद नहीं होता है। रात हो चुकी है, कोई देखने के लिए नहीं है, फिर भी लाल बत्ती जलती है और मैं अपनी गाड़ी रोकती हूँ। ये सिर्फ रूल है या ये मेरा कॉन्शियंस है? ये मेरा कॉन्शियंस है। और जब तक ये नहीं होता है, हमारे व्यक्तित्व में अस्थिरता नजर आती है। हम लोगों के सामने कुछ और पेश आते हैं, अकेले में कुछ और पेश आते हैं। अथॉरिटी के सामने हमारा बर्ताव अलग होता है, हमारे सबऑर्डिनेट्स या जूनियर के साथ हमारा बर्ताव अलग होता है। सो आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? बचपन में भी हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं जब तक माँ बाप उनके सामने खड़े नहीं होते हैं। हाँ, माँ बाप घर पे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जिस क्षण माँ बाप घर से बाहर चले जाते हैं, ये बच्चा अपनी किताबें बंद कर लेता है और टीवी शुरू कर लेता है। आत्म अनुशासन क्या है? और उससे भी ज़रूरी बात, अगर मुझे मेरे जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना है तो मुझे अनुशासन काम में आएगा या आत्म अनुशासन काम में आएगा? रूल्स हमारे लाइफ में हर जगह है, घर में है, समाज में है, हर जगह है। बट रूल्स फॉलो करने हैं या नहीं, और सिर्फ औरों के प्रेजेंस में रूल्स फॉलो करने हैं या नहीं, ये डिसाइड करता है हमारा कॉन्शियंस।
बहुत ज़रूरी है कि हम हर रोज़ उठ के अपने वैल्यूज़, अपने मॉरल्स और अपने कॉन्शियंस को ज़िंदा रखें। इसके दो फायदे हैं कि चाहे लोग मेरे साथ हो या ना हो, मैं सही मार्ग पे चलूँगी, और दूसरा, मेरे प्रगति के पैरामीटर्स अगर मुझे क्लियर हो तो लोगों का होना या ना होना मैटर नहीं करेगा मुझे अपने प्रगति की ओर जाने में और मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने में। तीसरे ट्रेट की ओर चलते हैं, वो है एक्सट्रोवर्जन अर्थात बहिर्मुखता। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ये हमारे स्वभाव के दो अलग अलग पहलू हैं जो ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में गिरते हैं। अंतर्मुखता मतलब इंट्रोवर्जन, मैं बात तो कर लेती हूँ लेकिन मेरा कंफर्ट लेवल है खुद के साथ रहने में। उसके ऑपोजिट एक्सट्रोवर्जन अर्थात बहिर्मुखता, मुझे अच्छा लगता है लोगों में रहना, लोगों से बात करना, खुद को ओपनली और फ्रीली एक्सप्रेस करना। ये एक्सट्रोवर्जन ज़रूरी क्यों है? अच्छा, एक बात समझ लीजिए, ये जो हम सारे ट्रेड्स देख रहे हैं हम उन्हें समझने के लिए देख रहे हैं। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि इंट्रोवर्जन गलत है या एक्सट्रोवर्जन सही है। हम में ये सारे ट्रेड्स हैं, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन अगर हम जागरूक रहें तो कौन से सिचुएशन में कौन सी ट्रेट आगे बढ़ाना, इसका सही सही चॉइस हम कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्जन, कुछ लोग हम देखते हैं कि जिनमें बहुत टैलेंट होता है, बट अंतर्मुखता की वजह से वो अपने टैलेंट को सही तरीके से लोगों के सामने नहीं ला सकते हैं। एक्सट्रोवर्जन इन चीज़ों में काम में आता है कि जो मेरे विचार है, जो मेरी भावनाएं हैं, जो कलाएं, जो टैलेंट्स मुझ में हैं, वो मैं बड़ी ही खूबसूरती के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। मेरे अंदरूनी इनहिबिशंस जो मुझे पीछे खींचते हैं वो कम होते हैं और मैं आसानी से जो बात मेरे अंदर है वो वैसी के वैसे बाहर रख सकती हूँ। एक्सट्रोवर्जन ट्रेट जिनमें हैं वो दोस्त आसानी से बना लेते हैं। अनजान शहर में या अनजान लोगों के बीच जाने में उन्हें कम डर लगता है या कम हिचकिचाहट होती है, इसीलिए एडजस्ट वो ज़्यादा जल्दी से कर पाते हैं। और कभी कभी जब इन लोगों के साथ इनजस्टिस होता है तो बड़ी आसानी से वो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। हाँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ हमने अंतर्मुख होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर बार अगर हम सिर्फ बाहरी दुनिया में रहे और उसी पे फोकस करें तो काफ़ी बार हम खुद को मिस कर जाते हैं। तो ये हो गया एक्सट्रोवर्जन अर्थात बहिर्मुखता। अगला हमारा ट्रेट है अग्रीएबलनेस अर्थात प्रियता। कुछ लोग हम देखते हैं जो लोकप्रिय होते हैं, सबके चहेते होते हैं। अब ऐसी कौन सी बातें उनमें होती है जो उनको लोकप्रिय बना देती हैं? शायद वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, ज़्यादा मदद करने की उनकी तैयारी होती है, अपने कम्युनिकेशन में सबको समा लेने की उनकी एक इच्छा ज़्यादा होती है, हंसमुख होते हैं, और ऐसी कई चीज़ें होती है जो हमें प्रिय बनाती है। जो हम कहते हैं कि कुछ पर्सनालिटीज़ दे आर वार्म, दे आर अफेक्शनेट, दे आर केयरिंग, और इन लोगों के साथ रहना सबको पसंद होता है। कोई लोग बचपन से ही ऐसे होते हैं और हमने देखा अगर नेचर नर्चर से हम वैसे नहीं हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आज भी अगर हम उस पर फोकस करें तो ज़्यादा प्रिय हो सकते हैं छोटे छोटे बदलाव करने से। ये बात सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज इंसान जहाँ पे हर वक्त ग्रुप में है, यूनिट में काम कर रहा है, वहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। किसी भी टीम के फंक्शनिंग के लिए ये कोऑपरेटिव रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर चाहे वो मेरी घर की टीम हो, चाहे वो मेरे ऑफिस की या कॉलेज की टीम हो।
जहाँ कोऑपरेशन लगता है वहाँ पे अग्रीएबलनेस काफ़ी बार हमें मदद करता है टीम में काम करने के लिए और टीम के साथ आगे बढ़ने के लिए। 5वां स्टेट है इमोशनल स्टेबिलिटी अर्थात भावनिक स्थिरता, न्यूरोटिसिज्म से बहुत ही करीब। इमोशनल स्टेबिलिटी ये मेरी अंदरूनी ट्रेट है और ये ज़रूरी क्यों है? छोटी सी बात है, क्योंकि सिचुएशंस, बाहर की घटनाएं, मेरे प्रति लोगों का व्यवहार, ये बदलना काफ़ी बार मेरे हाथ में नहीं होता है। लेकिन उसी घटना को फेस करने के लिए अच्छे, हेल्दी, सकारात्मक इमोशंस रखना ये पूरी तरह मेरे हाथ में होता है। कुछ लोग होते हैं जो स्थिर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता से लेकर यही बताया है, स्थित प्रज्ञ अर्थात जो इंसान अपनी विचार भावनाएं अच्छे सिचुएशंस में भी स्थिर रखता है और बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्राइसिस जब आती है तब भी स्थिर रखता है। अच्छे पलों में तथा डिफ़िकल्ट पलों में, दोनों सिचुएशंस में जो अपनी भावनाओं को स्थिर रख सकता है उसका सफलता की ओर का सफ़र सबसे ज़्यादा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमारा कोपिंग जो है वो हेल्दी हो। कुछ चीज़ें मेरे मन के खिलाफ हो गई और अगर मैं हताश निराश हो गई, मेरी प्रगति रुक जाती है। किसी ने कुछ गलत चीज़ मुझे बोल दी और अगर मैं गुस्से में चली गई, वहाँ मैं अपने लक्ष्य से डेविएट हो जाती हूँ। कोई चैलेंज आ गया और यहाँ पे डर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया, तो मैं अपना टैलेंट, अपना पोटेंशियल यूज़ करके उसमें से सॉल्यूशंस कम निकाल पाती हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को अपना माने और उसके बाद नकारात्मक भावनाओं को बदलकर उनका रूपांतर सकारात्मक भावनाओं की तरफ करे। जो बंदा हर सिचुएशन में भावनिक स्थिरता दिखाता है, उसकी तबीयत ज़्यादा ठीक रहती है, उसके आपसी संबंध ये ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, ज़्यादा सकारात्मक रहते हैं और वो अपनी गोल की तरफ ज़्यादा कंसिस्टेंटली बढ़ पाता है। तो इसके साथ ही हमने पूरी की बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स की थियोरी। कुछ प्रश्न लेते हैं जिनसे हमें ये क्लैरिटी और ज़्यादा मिले। पहला प्रश्न, भरत अपने ऑफिस टाइम से 10 मिनट पहले रोज़ाना पहुंच जाते हैं। किसी जगह देर से जाना उन्हें पसंद नहीं है। ये बात भरत के बारे में क्या बताती है? अंतर्विवेकशीलता या भावनिक स्थिरता? जी हाँ, सही जवाब है अंतर्विवेकशीलता। कभी कंपल्शन हो चाहे ना हो, उसके बावजूद अगर मैं अपने वैल्यूज़, मॉरल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से बर्ताव करती हूँ, तो वो मुझे कहता है अपने कॉन्शियसनेस के बारे में, ना कि भावनिक स्थिरता। हाँ, अगर कोई देर से पहुँचे और भरत उसे शांति से डील कर पाते हैं, तो हम इसी ट्रेट को कहेंगे भावनिक स्थिरता। अगला प्रश्न लेते हैं। मीरा एक टेलर है, हमेशा नए डिज़ाइन और फैशन से कपड़े सिलती है। ये बात मीरा की कौन सी ट्रेट जताती है? प्रियता या खुलापन? जी हाँ, सही जवाब है खुलापन। मीरा इज़ ओपन टू न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट्स। कोई भी नई स्टाइल जो मार्केट में आती है, मीरा उसका हेल्प लेती है, खुद के डिज़ाइंस उस तरीके से बनाती है। इस वजह से मीरा ज़्यादा क्रिएटिव है, ओपन है। और हाँ, ये हो सकता है कि बिकॉज मीरा इज़ ओपन, क्रिएटिव एंड क्रिएट्स न्यू डिज़ाइंस, वो ज़्यादा लोकप्रिय भी बन जाती होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छोटी सी बात पे उदास हो जाना, खुद को समेट लेना,
मोहना की पुरानी आदत है। कौन सी ट्रेट दर्शाती है? भावनिक स्थिरता या खुलापन? हाँ, यहाँ आता है भावनिक स्थिरता, क्योंकि बाहरी घटनाओं के हिसाब से मोहना की इमोशनल स्टेबिलिटी अर्थात भावनिक स्थिरता हिल जाती है। तो इसका सही जवाब हुआ भावनिक स्थिरता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोफेसर संजय मिश्र विद्यार्थियों का दिल आसानी से जीत लेते हैं। महाविद्यालय के पॉपुलर प्राध्यापकों में से उनका नाम अग्रणी है। क्या जताता है ये प्रोफेसर के बारे में? बहिर्मुखता, खुलापन? जैसे कि हमने बहिर्मुखता देखा, लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट होना, नए दोस्त बनाना, दूसरों की भावनाओं को समझ लेना, उनका रिस्पेक्ट करना, ये ज़्यादा आता है बहिर्मुखता में। तो इसका सही जवाब है बहिर्मुखता। आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। ये थोड़ी अलग स्लाइड है और इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताना चाहूंगी। जॉनसन और कॉनर ने प्राकृतिक प्रतिभाओं के बारे में बात की है, जिसका अर्थ है नेचुरल एप्टीट्यूड्स। कुछ शब्द आपके सामने हैं। हर एक की गुण विशेषता के अनुसार उसमें कुछ चीजें होती हैं जो स्ट्रांग होती है और कुछ चीजें होती है जिनको करने में उस व्यक्ति को ज्यादा प्रयास डालने पड़ते हैं। तो हम सबके लिए जरूरी है हम अपनी नेचुरल एप्टीट्यूड खोजें और एक बार हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, इस चीज की एप्टीट्यूड मुझ में अंदर से है, अंदरूनी है। अगर हमारे करियर चॉइस लेते वक्त हम इस बात का ध्यान रखें तो वो हमें सफलता की ओर जाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस अर्थात अनेक बुद्धिमत्ताएं। स्लाइड में आपके सामने है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक सदी ऐसी थी जब इंसान की बुद्धिमत्ता को एक ही पैरामीटर में देखा जाता था और नापा तोला जाता था। तो शायद हमारे पेरेंट्स उनके बचपन में उन्होंने ये अनुभव लिया होगा कि जिसको अच्छे मार्क्स आते हैं वो बच्चा होशियार, जो मेरिट में आता है, जो टॉप करता है वो इंटेलिजेंट और बाकी सारे बच्चे सामान्य। लेकिन आप बताइए ये कितना जस्टिफाइबल है, ये कितना सही है कि बस बुद्धिमत्ता के एक पहलू को लेकर हम किसी बच्चे को होशियार बोलते हैं और किसी बच्चे को उसका जो अंदर का एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस है उसको सही मायना नहीं दे पाते। हॉवर्ड गार्डनर ने हमारे सामने ये थियोरी रखी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में, जो हमें बताती है कि इंसान की बुद्धिमत्ता सिर्फ एक वर्ग में सीमित नहीं होती है, उसकी कई सारे वर्ग या क्षेत्र हो सकते हैं। स्लाइड पे जो आप देख रहे हैं, आप अगर उनके साथ कुछ पर्सनालिटीज एसोसिएट करें तो आपको समझ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, कुछ लोग होते हैं जो किताबें लिखते हैं, जो अच्छे ओरेटर्स होते हैं, यहाँ आएंगे। लॉजिकल या मैथमेटिकल, आर्यभट्ट से लेके जिन्होंने लॉजिक बेस्ड प्रिंसिपल्स लग रखे हैं, जनरली हम साइंटिस्ट्स की बात करते हैं, वो यहाँ आते हैं। विजुअल या स्पेशियल, जो हमें दिखता है और उसके फॉर्म्स को हम बढ़ा के, वो होता है विजुअल इंटेलिजेंस, जिसमें ज्यादातर लॉजिक बेस्ड प्रिंसिपल्स लग रखे हैं। जनरली हम साइंटिस्ट्स की बात करते हैं, वो यहाँ आते हैं। विजुअल या स्पेशियल, जो हमें दिखता है और उसके फॉर्म्स को हम बढ़ा के
खुद को उसमें प्रतिभाशील बनाते हैं वो होता है विजुअल इंटेलिजेंस, जिसमें ज़्यादातर आर्टिस्ट्स आते हैं। शारीरिक या गति संवेदी, बॉडीली और काइनेस्थेटिक, जो फुर्ती से अपने बॉडी प्रिंसिपल्स का सबसे ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स, वो यहाँ आते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक कंपोजर्स हो, सिंगर्स हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, चुन लेते हैं कहाँ क्या अच्छा जाएगा और उसके हिसाब से हमें अच्छी अच्छी धुनें देते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस और बाकी सारे, हर एक का एक अंदरूनी छुपा हुआ हिस्सा होता है जिसमें उसे अलग एप्टीट्यूड भी होती है और अलग अलग बुद्धिमत्ताओं में उसकी विशेषता होती है। मुझे बताइए क्या होता अगर सचिन तेंदुलकर के माँ बाप उन्हें फोर्स करते कि आपको म्यूजिक में करियर करना है, या AR रहमान के माता पिता उनके पीछे पड़ जाते कि तुझे साइंस में अच्छे गुण लाकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। बुद्धिमत्ता इन दोनों में थी, शायद वो चीज सीख भी लेते, पर अपने गुणों का, कलाओं का जिस स्तर पर उन्होंने आज उपयोग किया है और जिस ऊंचाई पे वो आज पहुंचे हैं, क्या वो वहां पहुंच पाते? तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम उम्र में जब हम होते हैं, विद्यार्थी दशा में जब हम होते हैं, तभी हम इस बात का अवेयरनेस रखें, जागरूकता रखें कि मुझ में कौन सी एप्टीट्यूड्स अच्छी है, मुझ में कौन से इंटेलिजेंसेस, कौन सी बुद्धिमत्ता सबसे ज़्यादा भारी है, उसके हिसाब से हम आगे अपने करियर का चॉइस करें। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस का ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक तरह से समझा हो और भा गया हो, तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस पे। पहला प्रश्न लेते हैं। जो स्लाइड आपके सामने है उनमें से कौन से 3 इंटेलिजेंसेस है जिनके साथ आप खुद को सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाते हो? दूसरा प्रश्न लेते हैं। आपके जीवन के कुछ अनुभव अगर आप याद कर पाए, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो या चाहे और कहीं, जिसमें आपने अनुभव लिया है कि यहाँ ये मेरा सर्वोत्तम या सबसे श्रेष्ठ इंटेलिजेंस हो सकता है। तीसरा प्रश्न, कोई ऐसी घटना याद करिए जहां पे आपने अपना सर्वोत्तम इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया हो। अर्थात आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, किसी क्राइसिस सिचुएशन में हैं और वहां आपके उस इंटेलिजेंस ने आपको मदद की हो। जैसे जैसे आपने ये सभी प्रश्नों के जवाब लिखे, आशा करती हूँ कि आपको खुद के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलना आसान हो गया हो। आप ज़्यादा जागरूक हो गए हो कि कौन से इंटेलिजेंसेस आप में ज़्यादा है, कौन से इंटेलिजेंसेस है जिनका यूज़ आपने ज़्यादा किया है और आगे करियर चुनते वक्त आपको इसका फायदा हो। हमारी अगले तत्व की ओर चलते हैं, जो है ज्ञान अर्थात नॉलेज। हमने देखा इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट इज देयर विद इन मी। हम एक एक इंटेलिजेंस के साथ जन्म लेते हैं। अब वो इंटेलिजेंस का यूज करके आगे की स्टेप आ जाती है नॉलेज गेन करना। ये हम सब करते हैं जिस वक्त से हमारी स्कूल भी शुरू नहीं हुई होती। लैंग्वेज, कुछ महीने का बच्चा होता है, वो बा बा ता ता करके शुरू करता है। पूरा वक्त उसका ध्यान रहता है कि उसके माता पिता क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और अंदर ही अंदर वो अपने कनेक्शंस लगाने शुरू करता है। जब तक ये बच्चा 2 साल का हो जाता है, हम देखते हैं वो अपनी मातृभाषा समझ भी सकता है और बोल भी सकता है। अभी तक इसका फॉर्मल एजुकेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसको भाषा का ज्ञान आने लगा है। तो ये हम इंसानों को दी हुई एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, ज्ञान लेने की क्षमता। लेकिन एक और बात इसमें आ जाती है, क्या सिर्फ ज्ञान लेना सफिशिएंट है? उत्तर मिलेगा नहीं।
स्विमिंग कैसे की जाती है मुझे उसका अच्छा खासा ज्ञान है. आई नो आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हाउ स्विमिंग इज टू बी डन, हाउ टू स्विम. लगता है सिर्फ ज्ञान होने से मैं तैर पाऊंगी? नहीं. सो ज्ञान के साथ प्रैक्टिस, उस ज्ञान का एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है. मेडिकल स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको एनाटॉमी का ज्ञान होता है, लेकिन क्या वो सर्जरी कर सकते हैं? हम सब क्रिकेट देखते हैं या कोई भी गेम देखते हैं, हमें उसका ज्ञान होता है. कई बार तो ऐसे होता है कि हम वो स्पोर्ट्स पर्सन को भी सलाह दे देते हैं ना, अरे ये शॉट ऐसा लेना चाहिए था. ठीक है, बातें करने के लिए तो अच्छी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें उसकी जगह रखा तो हम उस सिचुएशन में वो शॉट ले पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं. तो इंटेलिजेंस मुझ में है, नॉलेज मैं लेती हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है इस बुद्धिमत्ता का और इस ज्ञान का सही कॉम्बिनेशन में खुद को जानूं, उसमें अपने प्रयास बढ़ाऊं और उसको एप्लीकेबिलिटी की तरफ लेके जाऊं. एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे आगे की तत्व की ओर चलते हैं, दैट इज स्किल. स्किल को तो हम डिफाइन ही इस तरीके से करते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी लर्नड इज अ स्किल. कुकिंग कैन बी अ स्किल, पेंटिंग स्किल, इमोशनल रेगुलेशन स्किल. हर चीज एक स्किल की तरह अगर मैं देखने लगूं तो मैं उसे सीख भी सकती हूं और उसमें खुद को एक्सपर्ट लेवल तक ले जा सकती हूं. कोई लोग हैं जिनमें ज्ञान है, जिनमें बुद्धिमत्ता है, लेकिन बिकॉज दे डिड नॉट पुट इन इनफ एफर्ट्स टू लर्न द थिंग एंड प्रैक्टिस इट, स्किल के लेवल पे आके उनका प्रोग्रेस रुक गया. स्किल अर्थात कुशलता, ये हमारे इस जर्नी को पूरा करती है. बुद्धिमत्ता मैं लेके आती हूँ, ज्ञान मैं खुद को देती हूँ, और जब इनका कॉम्बिनेशन मैं रोज उठ के स्किल डेवलपमेंट में लगाती हूँ, मैं इस जगह पे पहुँच जाती हूँ जहाँ मैं इन सब का अच्छी तरीके से उपयोग कर सकूँ और अपने सफलता की ओर मैं आगे बढ़ सकूँ. ये स्किल्स के दो पहलू हैं. एक होता है जॉब स्पेसिफिक स्किल और एक होता है ट्रांसफरेबल स्किल. उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति अगर कारपेंटरी का काम कर रहा हो, अब उसके जॉब स्पेसिफिक स्किल्स क्या हो? तो हाँ, लकड़ी के साथ काम करने में उसे जो स्किल्स लगते हैं फिजिकल, वो हो गए उसके जॉब स्पेसिफिक स्किल्स. लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे एक्टिविटीज में उनको काम आते हैं और कारपेंट्री में भी उनका यूटिलाइजेशन है. गणित का ज्ञान, क्योंकि अगर मेरा मेजरमेंट सिस्टम सही नहीं हो तो मेरा फर्नीचर में गलतियां होंगी. सो मैथमेटिक्स का ज्ञान, ये मेरी ट्रांसफरेबल स्किल हो गई, और लकड़ी को आकार देने का काम, ये मेरी जॉब स्पेसिफिक स्किल हो गई. अगर मैं एस्ट्रोनॉट हूं तो मेरी जॉब स्पेसिफिक स्किल क्या होगी कि उस जॉब के लिए लगने वाली जो स्किल्स है वो मैंने सीख ली और उनका मैंने रोज प्रयोग किया. लेकिन एस्ट्रोनॉट का अगर जॉब है तो उसमें कुछ स्किल्स ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल फोकस, फॉर एग्जाम्पल टीम कोऑपरेशन एंड अ गुड कम्युनिकेशन. ये स्किल्स मुझे ना सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में काम आएगी, लेकिन मुझे बाकी जगहों पे भी काम आएगी. तो स्किल बिल्डिंग की तरफ हम जब देखते हैं, काफ़ी बार हम उसे संकुचित रूप में देखते हैं कि ये मुझे मेरे जॉब के लिए काम आएगी. लेकिन ट्रांसफरेबल स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान भी हम सब लोगों ने रखा है और उसका उपयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना है. तो हमने अभी जाना स्किल्स के बारे में, कौशलताओं के बारे में. एक छोटी सी एक्टिविटी लेते हैं जिसमें आप अपनी स्किल्स के बारे में कुछ ज़्यादा समझें. मैं चाहती हूँ कि आप सब सोचें और लिखिए कि आप में कौन सी 5 स्किल्स है जो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स लगती हैं.
5 ऐसे कौशल्य जो आप में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है आपके लिए, कौन सी 3 कौशलताएं ऐसी है जिसका आपको अभिमान है और क्यों? कहाँ पे आपको आज तक इन स्किल्स ने फायदा दिया है, कुछ अपने बारे में अच्छा जानने का मौका दिया है? प्रश्न तीसरा बहुत ही जरूरी है। आज आपने जो अपने स्किल्स लिखे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कि आपके ये स्किल्स आपके करियर के कितने करीब है, या आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने में कैसे मदद कर रहे हैं? आखिरी प्रश्न के बाद आपको समझ में आया होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ जॉब स्पेसिफिक नहीं तो ट्रांसफरेबल स्किल्स का भी मुझे उपयोग करना है और उन्हें बढ़ाने हैं। जितने स्किल्स मुझ में हैं उन्हें मुझे बेहतर करना है और रोज उठ के मुझ में जो ओपननेस है उसका प्रयोग करके मुझे और नए स्किल्स सीखने हैं। अगला तत्व है इंटरेस्ट। हमने जो सारे पॉइंटर्स देखे, बुद्धिमत्ता, स्किल, नॉलेज, ये सब मेरे पास है, लेकिन मुझे अगर किसी कार्य में इंटरेस्ट ही नहीं आता हो, रुचि ही नहीं आती हो, तो सब होने के बावजूद कभी कभी मेरा करियर चॉइस मुझे नीरसता की ओर लेके चलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि इन 3 चीज़ों के साथ साथ हम ये चौथा पहलू भी देखें जिसका नाम है रुचि अर्थात इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या? जो चीज़ करने में मुझे मज़ा आता हो, मुझे खुशी मिलती हो और मुझ में ऊर्जा आती हो, वो चीज़ मैं कहूँगी मुझे इंटरेस्ट की लगती है। जब चीज़ हमारे इंटरेस्ट की हो और उसकी अच्छी स्किल, बुद्धिमत्ता और ज्ञान भी हमारे पास हो, तो काफ़ी बार हम महसूस करते हैं कि वो चीज़ हम घंटों तक करते हैं फिर भी थकान नहीं महसूस होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वी फील मोर एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंट। ये है इंटरेस्ट का महत्व। अब ये चारों चीज़ें आपके आंखों के सामने रखिए। पहला जो हमने देखा, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। दूसरा, नॉलेज, ज्ञान। तीसरा, स्किल्स अर्थात हमारे कौशल्य। और चौथा है हमारे इंटरेस्ट्स अर्थात रुचियाँ। करियर सिलेक्ट करते वक्त अगर मैंने ये चारों पैरामीटर्स ध्यान में रखे, इन सबको समेट कर अगर मैंने डिसीजन लिया, तो उस डिसीजन के साथ लिया हुआ करियर मुझे ज़्यादा खुशी देगा, उसमें मुझे एफर्ट्स या मेहनत ऐसा लगेगा कम डालनी पड़ रही है, और जो रिजल्ट्स मुझे वहाँ से मिलेंगे वो मुझे ना सिर्फ सफलता की ओर ले जाएंगे, बट खुशी के साथ साथ मैं सफलता की ओर जाऊंगी। सो ये चौथा पॉइंट भी ज़रूरी है। इसके ऊपर कुछ क्विक क्वेश्चंस। शायद सिर्फ इंटरेस्ट बोलने के बाद आपको ये जल्दी से ध्यान में नहीं आता हो कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ है। 1-2 प्रश्न में आपको शायद इसका अंदाज़ा बेहतर लगे। सो प्रश्न 1, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो करते वक्त आप टाइम ट्रैक भूल जाते हो? दूसरा प्रश्न, ऐसे कौन से कार्य हैं, एक्टिविटीज़ है जो करने में आपको बहुत एनर्जेटिक लगता है, उत्स्फूर्त लगता है?
तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन से कार्य, टॉपिक्स या विषय हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना, इंटरनेट पे ब्राउज करना या ज़्यादा ज्ञान लेना अच्छा भी लगता है और उसमें आपको कष्ट नहीं लगता है? अगर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे तो आपके सामने होगा कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्ट करती है, जिनमें आपको रुचि है। अब मैं चाहती हूँ कि आप 2-5 मिनट खुद के साथ बिताएं और इन चारों चीज़ों का कनेक्ट लाके हम खुद को कहाँ रखते हैं ये प्लेसमेंट बेटर तरीके से करें। हमारे 4 पॉइंट्स हैं, इंटेलिजेंस, नॉलेज, स्किल्स एंड इंटरेस्ट्स। अगली स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने कहे हुए चारों तत्वों का अगर हमने उपयोग किया और बेटर चॉइसेस लिए तो हमें काम में अथवा हमारी निजी जीवन में संतुष्टि मिलेगी, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध ज़्यादा सकारात्मक होंगे और उससे हमारी जीवन को अर्थ मिलेगा, दिशा मिलेगी, जो मुझे सफलता, खुशी और फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन की तरफ ज़्यादा ले जाएगी। आशा करती हूँ कि खुद को बेहतर समझने में, आपकी खूबियाँ डिस्कवर करने में, खोजने में और उनको आगे बढ़ाने में आज का ये सेशन आपको ज़्यादा मदद करेगा और इन सब का उपयोग करके सफलता के आपके सफ़र में आप ज़्यादा बेहतर और खुशी से आगे बढ़ पाओगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्ते। दुनिया के 7 अजूबे। इस वर्ष में हमने पहली बार आदिवासी बस्ती में गर्मियों के छुट्टी में होने वाले शिविर का आयोजन किया था। बस्ती के बच्चे स्कूल में सीखते तो थे, लेकिन हम में और उन बच्चों में एक अदृश्य दीवार महसूस हो रही थी। हमारी भाषा, हमारे कपड़े, हमारा बोलने का तरीका, रहन सहन, सभी में जो अंतर था, उन सारी बातों की दीवार। शिविर शुरू होने से पहले इस अंतर को मिटाने की बड़ी जिम्मेदारी हम पर थी। जब तक वो अंतर मिट नहीं जाता था, तब तक हमारे शिविर का मकसद सफल नहीं होने वाला था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को ध्यान रखते हुए बड़े जोश के साथ हम सब इसके लिए जुट गए। शिविर शुरू करने से पहले हमने तय किया कि हम महीने में 2 बार बस्ती जाएंगे। हमारे पास 2 महीने थे, तो सभी ने एक साथ जाने से एक बार 2 लोग जाना अच्छा रहेगा, ऐसा तय हुआ। कुछ बार जाने से ये बातें सामने आई। बच्चों की स्कूल मराठी भाषा माध्यम की थी, इसलिए वे मराठी समझते थे। उन्हें किताबें पढ़ने की भी थोड़ी चाह थी। कुछ जोशीले शिक्षक जब समय मिले तब अपने स्मार्टफोन से बच्चों को दुनिया की सैर कराते थे। उनकी बस्ती जहाँ थी, वो सारा प्रदेश बच्चों को बहुत अच्छे से पता था। बच्चे मेहनती थे और काफी शर्मीले भी। और भी कई चीजें अब स्पष्ट हो रही थी। बच्चों की कल्पना शक्ति विशाल थी, लेकिन मन की बात कहने में वे कतराते थे। इस कारण कई प्रश्न पूछने पर फिर भी उनसे कोई जवाब नहीं आता था। अब आया था शिविर शुरू होने से पहले की आखिरी भेंट का वक्त। तय हुआ कि मैं और अनीता दीदी बस्ती पर जाएंगे। एक ओर हम शिविर की तैयारी भी कर रहे थे। बच्चों को बोलने और लिखने के लिए तैयार करना, ये हमारी भेंट का उद्देश्य तय किया गया। यात्रा में इसी बात पर चर्चा हुई और अनीता दीदी ने ये जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। कक्षा की खिड़कियों से हमारी राह देखने वाली चमकते आँखों को हमने देखा और हम उत्साह से भर गए। कुछ गपशप करने के पश्चात बच्चों के लिए साथ लाए कागज, रंगों के बक्से इत्यादि लेकर हम सब एक बड़े से पेड़ के नीचे चले गए। हर बच्चा हमें अच्छे से ताक रहा था, तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा। अनीता दीदी को उस बात की आदत थी।
उन्होंने कुछ गीत गाते हुए तालियां बजाना शुरू कर दिया। अब बच्चों ने भी तालियां शुरू की। मेरे लिए वो अजीब भावना थोड़ी कम हो गई। बच्चों, क्या आपको अमेरिका नाम का देश पता है? हाँ, लंबा सूर लगाते हुए बच्चों ने गर्दन हिलाई। हाँ, तो इस देश में घटी ये कहानी है, एकदम सच्ची। अनीता दीदी अब पूरी तरह से बच्चों के साथ घुल मिल गई थी। वो स्कूल भी तुम्हारी स्कूल जैसा अच्छा था और बच्चे भी तुम्हारी तरह गुणवान थे। तो एक बार इस स्कूल के बच्चों को उनकी अध्यापिका ने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में पूछा और उनकी एक सूची लिखने को कहा। फिर सारे बच्चे काम पर लग गए। सब ने कागज और पेन लिया। कुछ छत की ओर देखते हुए विचार करने लगे, तो कुछ खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ बच्चे एक दूसरे के कान में बोलने लगे और कुछ अध्यापकों के पास हो आए। अध्यापिका की नजर खिड़की के पास बैठी एक लड़की की ओर गई। किसी से बात ना करते हुए वो अपने काम में व्यस्त थी। 15 मिनट बाद अध्यापिका ने सबसे लिखे हुए कागज ले लिए। उस लड़की ने अब तक अपना कागज नहीं दिया था। किसने क्या लिखा है, इस पर कक्षा में चर्चा शुरू हो गई। वो लड़की बस कुछ लिखे जा रही थी, कुछ मिटा रही थी। उसकी ओर देखते हुए अध्यापिका ने कहा, बच्चों, क्या और किसी को सूची देनी है? क्योंकि ये 7 अजूबे कौन से हैं, ये अब मैं बताने वाली हूँ। इस बात पर भी उस लड़की ने ऊपर देखा नहीं, बस लिखती गई। हाँ, तो तुम सब ने जो सूची बनाई है उसके अनुसार इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड, ताजमहल, ग्रैंड कैनियन, पनामा कनाल, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सेंट पीटर का बेसिलिका, चीन का ग्रेट वॉल, ये दुनिया के 7 अजूबे हैं। वाह, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब है कि आप अतिरिक्त जानकारी भी पढ़ते हैं। अध्यापिका बोलते बोलते उस लड़की के पास आ गई। बेटा, यदि तुम्हें कोई दुविधा हो तो मैं तुम्हारी कोई सहायता करूं? जी, सच में तो मैंने सूची बनाई है, लेकिन उसमें कौन से अजूबे रखूं, ये तय नहीं कर पा रही हूँ, लड़की ने जवाब दिया। ठीक है, तुम पढ़कर सुनाओ, हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। शुरू में उसे कुछ झिझक महसूस हुई। उसने धीमी आवाज में सूची पढ़ना शुरू किया। देखना, सुनना, स्पर्श करना, चखना, संवेदना, हंसना, प्यार करना। उसके हर शब्द पर कक्षा में खामोशी फैल रही थी। हर एक के चेहरे पर प्रश्न, जिज्ञासा, आश्चर्य, ऐसे मिश्र भाव दिखने लगे। अध्यापिका ने उसकी पीठ थपथपाई, उसकी प्रशंसा की और कहा, सच तो ये है कि बड़ी सादी और सामान्य लगने वाली चीज भी आपको आश्चर्यचकित कर सकती है। तुमने जो चीजें बताई वे वैसे तो बड़ी ही साधारण लगने वाली चीजें हैं, लेकिन वे सच में असाधारण और रहस्यमय हैं। अनीता दीदी ने बच्चों से पूछा, यदि वो लड़की वो सूची दिखाती ही नहीं या पढ़ती ही नहीं तो क्या होता, बताओ तो। बच्चे शांत ही थे, कोई बोलने को तैयार ही नहीं था। बच्चों, यदि वो लड़की आप जैसे चुप ही बैठी रहती तो उसके मन में रहा एक साधारण लेकिन सुंदर विचार किसी को भी मालूम नहीं होता। उसने बताए हुए 7 अजूबे मानव ने नहीं बनाए हैं, लेकिन वे सच में अनमोल है। सोचो कि अगर तुम देख न पाओ तो, सुन न पाओ तो क्या होगा? ये बात सुनकर सारे बच्चे अब बोलने के लिए बेचैन हो गए थे। मन की बात कहने को उत्सुक थे। एक दूसरे को ढकेलते हुए दीदी तक पहुंचने का प्रयास करने लगे थे। बस्ती के बच्चों को उनकी क्षमता का एहसास दिलाने का हमारा ये प्रयास सफल रहा। अब शिविर का उद्देश्य यानी कि मिशन बस्ती सफल करने के लिए हम सभी तैयार हो गए थे। स्वयं सजगता और स्वयं व्यवस्थापन। व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेषताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना। मुझे अपनी विशेषताओं पर गर्व होगा और मैं हमेशा उनका प्रयोग करूंगी। शुक्र है
अवसर को हासिल करने के लिए रूपा मौजूद थी। संगीता अपनी सहेली रूपा के कारण कॉलेज के कला मंच में सहभागी हुई थी। वो इस समूह से जुड़ने में झिझक रही थी। उसे इस प्रकार का अनौपचारिक समूह में शामिल होने से शर्म आती थी, क्योंकि वो कभी-कभी किए गए मजाक को समझ नहीं पाती थी। दूसरी बात, उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, बल्कि एक साधारण सा मोबाइल था। इसीलिए वो व्हाट्सएप उसके पास नहीं था। वो अपने आप को काफी अलग-थलग महसूस करती थी और कभी-कभी वो बहुत ही अकेला एवं असुरक्षित महसूस करती थी। मगर रूपा का ये आग्रह था कि संगीता उसके साथ मंच की सभाओं में चले। रूपा ने कहा कि उसने वहाँ कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे और वहाँ होने वाली विविध सामूहिक गतिविधियाँ उसे बहुत पसंद थी। इस तरह रूपा के खातिर संगीता मंच की सभाओं में जाने लगी। वहाँ पर भी रूपा अक्सर अकेले बैठा करती थी, कतार में सबसे पीछे या किसी के पीछे। उसे यह यकीन था कि इस तरह वो मंच के किसी भी व्यक्ति के नजर में नहीं आएगी और कुछ दिनों बाद वो मंच में ना जाने का कोई बहाना ढूंढ लेगी। उस दिन सब उत्साहित थे। उनके समूह को कॉलेज के आनंद मेला के लिए मैदान सजाने और तैयारी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सब उत्साह से सजाने के लिए क्या किया जाए इस विषय में अलग अलग कल्पनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हर तरफ से सुझाव आ रहे थे। संगीता भी बहुत उत्साहित थी, मगर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार रूपा ने उसे टोका और उससे पूछा कि उसे क्या लगता है। संगीता ने केवल अपना सिर हिलाया, मानो कह रही हो नहीं। रूपा अब चुप नहीं रह सकती थी। रूपा ने मंच में सबको बताया कि संगीता हमेशा अपना घर सजाती है। इतना ही नहीं, उसने लगातार 3 सालों के लिए स्कूल के वार्षिक दिवस का सजावट पुरस्कार जीता था। वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। संगीता रूपा को कुछ कहने से रोकने के लिए पीछे खींच रही थी और उसका हाथ जोर से दबा रही थी। उसे वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गई थी। मंच का लीडर बड़ा संवेदनक्षम था। उसने पूछा कि क्या संगीता के पास उसने स्कूल में जो किया था उसकी फोटो है। रूपा ने उसे बताया कि वो भी इस शनिवार रविवार घर जाने वाली थी। सोमवार को लौटते हुए वो फोटो लेकर आएगी। इस बात पर संगीता शांत ही रही। रूपा के कहने पर उन्होंने फोटो लाकर लीडर को दिखाए। लीडर की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत ही प्रभावित हुआ। जैसे रूपा ने बताया था, संगीता का प्रदर्शन सचमुच अच्छा था। लीडर ये भी महसूस करने लगा कि संगीता समूह के सामने बोलने में शर्मा रही थी। इसीलिए उसने केवल रूपा और संगीता से ही बात की। उसने संगीता से पूछा कि वो इस नए काम के बारे में क्या सोचती है। संगीता का चेहरा चमक उठा। अब जब वो केवल इन दोनों के सामने ही थी, वो बात करने लगी। उसने उसे 3-4 सुझाव दिए। उसकी कल्पनाएं बहुत अलग थी। अगले दिन जब मंच की भेंट हुई तो नेता ने कल्पनाएं समूह के समक्ष रखी। वे सब विस्मित हो गए और उन्होंने सोचा कि लीडर की कल्पनाएं हैं, पर सच्चा नेता होने के कारण उसे श्रेय लेने का मोह नहीं हुआ और उसकी बजाय उसने कहा, हमारे बीच एक स्टार है जिसने हमें ये कल्पनाएं सुझाई है। सबने रूपा की ओर देखा, जो दरअसल संगीता को देख रही थी। वो है संगीता। सब आश्चर्यचकित हो गए, सबसे ज्यादा संगीता। लीडर ने आगे कहा कि इस बार सबसे अच्छे सुझाव के लिए मतदान लिया जाएगा और जिसकी कल्पना को अधिक मत मिलेंगे वही सजावट के काम का नेतृत्व करेगा। सबने एक मत से संगीता की कल्पनाओं को चुना। स्वाभाविक ही उसे नेता बनाया गया। उसकी शर्म धीरे धीरे मिटती गई।
संगीता ने रूपा की ओर देखा। उसकी आंखें शुक्रिया की भावना से भरी थी। फिर संगीता ने अपनी कल्पनाओं को सबके सामने रखा और वो सबके साथ काम पर लग गई। उसे इस प्रकार का काम बेहद पसंद था। टीम लीडर सारा सामान इकट्ठा करने में उसकी सहायता करने के लिए और समूह को उसके निर्देश के अनुसार काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा उसके साथ रहता था। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया। सारी तैयारियां बेहतरीन रही। काम के खत्म होते होते संगीता का आत्मविश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि वो सजावट को अंतिम रूप देते हुए आराम से यहाँ वहाँ घूम रही थी। फूलों की पंखुड़ियों से बनाई हुई इसकी रंगोली तो सबकी प्रशंसा की हकदार बनी। पूरे समूह को ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी। संगीता ने भी कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे, जिन्होंने उसके साथ बहुत मेहनत की थी। अब उसे शर्म नहीं आती थी। उसे ऐसे लगता था जैसे सबने उसे अपना लिया है। ऐसा होने के लिए उसने केवल एक जिम्मेदारी उठाई थी, वो भी ऐसे काम की जिससे वो बहुत प्यार करती थी। बेशक रूपा इसके लिए बहुत धन्यवाद की हकदार है। Always carry your own diary and pen. Always carry a pen and your diary when you attend a meeting. Write down whatever feels like important information, even if it doesn't directly concern you. Information is power, so record or store it. You never know when it will be useful. Never ask other people for pen or paper in a meeting. It is just unprofessional.